भारत आज की तारीख में चांद और मंगल दोनों ग्रहों पर अपने कदम रख चुका है। अग्नि 5 नाम से हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सुपरसोनिक स्पीड के मिग और रफाल हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के पास अपना स्वदेशी जेट इंजन नहीं है। जी हाँ, अब एक और न्यूज सुनिए। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर जोरदार ट्रेंड चला। ट्रेंड था फंड कावेरी। ये हैशटैग इसीलिए चला कि कोई कावेरी प्रोजेक्ट को फंड कर दे। लोगों ने यह तक कहा कि रॉल्स रॉयस जैसी एक कार कंपनी अपना जेट इंजन बना ले रही है, लेकिन भारत जैसे एक बड़े देश के पास अपना खुद का जेट इंजन क्यों नहीं है। अब आप बोलोगे कि भला इस जेट इंजन का कावेरी प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है। असल में दोस्तों, कावेरी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो भारत को जेट इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन पिछले 40 सालों में ये प्रोजेक्ट इतनी ज्यादा दिक्कतों और इतने चैलेंजेस से होकर गुजरा है कि आज भी हम अपने देश को मेड इन इंडिया जेट नहीं दे पाए। अभी रूस में इस इंजन की फिर से टेस्टिंग चालू है, और अगर ये इंजन बन जाता है या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमारे फाइटर जेट को पूरी तरह से भारत में बनाया जा सकेगा। अब सवाल आता है कि क्या है ये प्रोजेक्ट कावेरी, कैसे ये शुरू हुआ था, और सबसे बड़ी बात कि 40 सालों में ये प्रोजेक्ट आज तक कामयाब क्यों नहीं हो पाया। यही कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जितनी ज्यादा बात हुई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की, उतनी ही बात हुई रफाल से लेकर मिराज और मिग तक जैसे फाइटर प्लेन्स की। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो कि भारत में बना हो। सबके सब विदेश में बनकर आए हैं। और भारत अपना फाइटर जेट क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि किसी भी फाइटर जेट के लिए एक बेहद जरूरी चीज होती है जेट इंजन। अब ये जो जेट इंजन होता है, ये जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतनी ही तेज फाइटर जेट उड़ सकेगा और दुश्मन से लड़ने में भी उतनी ही आसानी होगी। इसीलिए एक ताकतवर जेट इंजन की जरूरत होती है एक रफाल या फिर मिग जैसे पावरफुल फाइटर जेट को बनाने के लिए। भारत में जेट इंजन की यह कहानी शुरू होती है आजादी के बाद से। हुआ ये कि 1950 के दशक में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो जर्मनी के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अपना देश छोड़ना पड़ रहा था। ये जो भी लोग थे, ये यहां से निकलकर अमेरिका और USSR जैसे देशों में जा रहे थे। ये वो दौर था जब स्पेस वॉर शुरू हो गई थी, तो जर्मनी के वैज्ञानिक इन दोनों देशों के काफी काम आ सकते थे। इसी बीच भारत में पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हुआ। यह मुसीबत इस बात की थी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर कई बार समस्याएं खड़ी कर चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच 47 और 1948 की जंग भी हो चुकी थी। इसीलिए पंडित नेहरू ने एक स्टेप लेते हुए जर्मनी के एक साइंटिस्ट कर्ट टैंक से कांटेक्ट किया। कर्ट उस समय शानदार जेट डिजाइनर थे। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फॉक वुल्फ FW-190 के लिए जाना जाता था, जो कि काफी घातक जेट हुआ करता था। अब हुआ यह कि नेहरू ने उनसे भारत के लिए एक जेट इंजन बनाने की अपील की। कर्ट टैंक इस काम के लिए राजी भी हो गए। यह साल था 1956 जब कर्ट ने भारत की जमीन पर कदम रखा और इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 5 सालों तक मेहनत की। इस मेहनत का नतीजा यह हुआ कि 1960 की शुरुआत में कर्ट ने एक जेट इंजन बना लिया। फिर यह इंजन लगाया गया HF मारूत 2 में। यह इंडिया का पहला स्वदेशी फाइटर जेट था। फिर 1961 में जब इस इंजन को टेस्ट किया गया तो ये सारे टेस्ट में टॉप कर गया। इस तरह से भारत को पहला जेट इंजन मिलता है 1960s में। 1967 में ये इंजन पार्ट बन गया इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट यूनिट का। इस टाइम तक चीन और पाकिस्तान से जंग हो चुकी थी, चीन से 1962 में और पाकिस्तान से 1965 में। लेकिन जब बारी आई 1971 की, तो एयरफोर्स ने HF मारूत को हवा में उड़ाकर पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। इस जंग में 1971 की जंग में नेवी और आर्मी ने तो काम किया ही, लेकिन HF मारूत में बैठे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस ने भी पाकिस्तान को खूब चोट पहुंचाई। इसी जंग में अमेरिका के बेहद एडवांस F-86 को भी इंडियन एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया था। अब दोस्तों, बात यह थी कि इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी मारूत जहाज में लगा ये इंजन बहुत ज्यादा खास नहीं था। एयरफोर्स को इस इंजन से कई शिकायतें थी। दरअसल कर्ट का बनाया इंजन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एयरफोर्स की मांग थी ऐसे जेट इंजन की जो साउंड की स्पीड को भी पार कर सके। सोवियत के MiG-21 जैसे सुपरसोनिक जेट जो एयरफोर्स की अब जरूरत बन गए थे।
लेकिन भारत के मारुत में जो इंजन लगा था वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। यही वजह है कि 1982 आते आते इस इंजन को वायुसेना के बेड़े से हटाकर रिटायर कर दिया गया। लेकिन इस टाइम पर भारत के पास फिर से अपना कोई इंजन नहीं था। यहीं से ज़रूरत पैदा होती है कि एक बार फिर भारत अपना जेट इंजन बनाए। अब दोस्तों 80 का दशक शुरू हुआ था तो इंदिरा गांधी सरकार ने डीआरडीओ को जिम्मेदारी दी कि भारत का अपना एक जेट इंजन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने जेट इंजन के काम को और भी आगे बढ़ाने को कहा और डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने ऑफिस बेंगलोर में एक नई यूनिट स्टैब्लिश की। इस यूनिट का नाम रखा गया GTRI गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। अब दोस्तों यही वो प्रोजेक्ट था जिसे नाम दिया गया कावेरी इंजन का। कावेरी प्रोजेक्ट में मदद के लिए सामने आती है फ्रांस की एक कंपनी सफान। सफान ने भारत को कावेरी इंजन के कोर डिजाइन और हाई टेम्परेचर मटेरियल को रेडी करने में हेल्प की। साथ ही इस कंपनी ने कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जिससे कि इंजन बनाने में हेल्प हो सके। सफान की मदद से दोस्तों डीआरडीओ को काफी फायदा मिला। कावेरी इंजन जो था उसका बैलेंस सुधर गया और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो धीरे धीरे करके बेटर होने लगी। इस काम में कुल 13 साल लगे और इन 13 सालों में कुल 4 प्रोटोटाइप बनाए गए। कावेरी इंजन के प्रोटोटाइप देखकर लगा कि चलो अब हमारे देश के पास अपना जेट इंजन होगा। लेकिन दोस्तों हमारा जेट इंजन टेस्टिंग में फेल हो गया। एक भी प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं रख पाया। सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि इस जेट इंजन में वो थ्रस्ट नहीं था जो किसी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए चाहिए होता है। ऊपर से इस इंजन का जो वजन था वो बहुत ज़्यादा था, ये किसी भी जेट में लगाया ही नहीं जा सकता था। और इन सभी दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये प्रोटोटाइप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल नहीं पा रहा था। इस तरह से 13 साल की मेहनत के बाद इतनी दिक्कतों के चलते कावेरी इंजन फेल हो गया। फिर भारत ने मदद के लिए देखा कि कौन सा देश उस दौर में उसका साथ दे सकता है। अब दोस्तों 1999 तक दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश थे जो जेट इंजन बना सकते थे: अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन भारत इन सभी देशों से मदद नहीं मांग सकता था। वजह थी 1999 में हुआ न्यूक्लियर टेस्ट। 1999 में जब इंडिया ने दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका ने भारत पर कई बैन लगा दिए। इन बैन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी डील्स पर भी सैंक्शन था। जाहिर है कि इन सैंक्शंस के चलते भारत कम से कम फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए इन 3 देशों से मदद नहीं ले सकता था। चीन से दुश्मनी जगजाहिर है। ऐसे में सामने आया वो देश जिसने भारत की लंबे समय से मदद की थी। जी हाँ, 1999 में लगे प्रतिबंध के बीच रूस ने साल 2000 में भारत के जेट इंजन टेस्ट करने की डील साइन की। हालांकि रूस में भी ये इंजन कामयाब नहीं हुआ। फिर साल 2000 के आखिर तक आते आते भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक होने लगे। अमेरिका में सरकार बदली तो नई सरकार भारत के साथ उसकी मदद करने को तैयार हुई। जल्दी ही अमेरिका ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन देने की डील पर साइन कर लिया। साल 2001 में पहली बार अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के बनाए F404 F2J3 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को भारतीय LCA में लगाया गया और 4 जनवरी 2001 को पहली बार विदेशी इंजन के साथ स्वदेशी LCA ने सफल उड़ान भरी। इसी विमान को साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तेजस नाम दिया। भले ही भारत सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ जेट इंजन खरीदने की डील कर ली थी, लेकिन अब भी उम्मीद थी कि कावेरी इंजन जल्दी ही तैयार होगा और जल्दी ही उसका इस्तेमाल तेजस में भी किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों हमारी किस्मत यहाँ पर खराब थी, ये काम नहीं हो पाया। साल 2004 में डीआरडीओ ने कावेरी को अपडेट किया, लेकिन रूस के अंदर ये इंजन एल्टीट्यूड की टेस्टिंग में फेल हो गया। दरअसल इस इंजन को 80 नॉट पावर का थ्रस्ट पैदा करना था, लेकिन इंजन ये काम नहीं कर पाया। इस टेस्टिंग में भी 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई। पहला, इंजन का कंप्रेसर स्टाइलिंग यानी इंजन के अंदर हवा का फ्लो एक जैसा नहीं बन रहा था। दूसरा था थ्रस्ट की कमी। कावेरी को 90 से 100 वाट का पावर थ्रस्ट चाहिए था, लेकिन 90 तो दूर की बात है, 80 नॉट पावर का थ्रस्ट भी ये इंजन मुश्किल से हासिल कर पा रहा था। तीसरा चैलेंज ये था कि ऊंचाई पर जाने में और स्पीड को बढ़ाने से ये इंजन ओवरहीट होने लगता था। कुल मिलाकर अभी भी इस इंजन को लेकर बहुत काम बाकी था। और चौथी समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी, वो थी ओवरवेट की समस्या। अभी भी इसका वजन बहुत ज़्यादा था, जो कि फाइटर जेट इंजन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। खास तौर पर तेजस जैसे एक लाइट वेट फाइटर जेट में इस इंजन को फिट करना लगभग इम्पॉसिबल था। अब इस टेस्टिंग के फेल होने के बाद साल 2004 में भारत सरकार ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को इनिशियल प्रोडक्शन बेल्ट से ही हटा दिया। इसीलिए तेजस प्रोजेक्ट से भी इस इंजन को हटा दिया गया।
सरकार ने यह तय किया कि तेजस को अमेरिकी कंपनी के बनाए फाइटर जेट इंजन F-04 GE F2J3 के साथ ही तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों DRDO ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कावेरी इंजन के लिए कुछ अलग सोचा और यहीं से कावेरी का होता है पुनर्जन्म। साल 2008 में DRDO ने इस इंजन को फाइटर जेट से अलग कैटेगरी में UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल और UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इस्तेमाल करने का सोचा और इस पर रिसर्च भी शुरू कर दी। साल 2010 में फ्रांस की कंपनी सफान से फिर एक बार हेल्प मिली, जिससे इस इंजन के वजन को कम करने और ब्लेड की समस्याओं को सुधारने में हेल्प मिली और साल 2016 तक कावेरी के लिए स्वदेशी ईंधन नियंत्रण प्रणाली विकसित कर ली गई। इसके बाद से अभी तक लगातार ये इंजन टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। 2018 में कावेरी इंजन ने ग्राउंड टेस्ट को पार कर लिया और फिर रशिया में हाई एल्टीट्यूड की टेस्टिंग भी पूरी हो गई। कोविड के बाद जुलाई 2023 से लेकर 2025 तक लगातार कोविड इंजन की टेस्टिंग चल रही है। इस टेस्टिंग में मदद कर रहा है रशिया। हालांकि अभी भी काफी मुश्किल टेस्ट बाकी हैं, जिसमें 70 घंटे की उड़ान भी शामिल है। अब ये सभी टेस्ट अगर पास हो जाते हैं तो इंडिया को एक फाइटर जेट इंजन मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ये इंजन एक UAV और UCV इंजन बनकर रह गया है। जो इंजन भारत को फाइटर जेट के लिए इंजन के तौर पर अपनी सेवा दे सकता था, वो आज कावेरी इंजन उस सपने से काफी दूर है। लेकिन फिर भी 39 साल की मेहनत से भारत काफी कुछ सीख सकता है और कावेरी इंजन से सीखकर एक नए सिरे से जेट इंजन बनाने की तकनीक पर काम कर सकता है। अब आपको इस इंजन के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।